हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग मेंस का जो आंसर राइटिंग हम लोग डेली बेसिस पर कर रहे हैं उसका आज सेकंड लेक्चर है। साइंस एंड टेक से हम लोग स्टार्ट किए हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी का देखे थे, जहाँ से वो एक इम्पॉर्टेंट थीम है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग आज इस लेक्चर में न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा थीम है जिस पर ऑलमोस्ट देखा जाए तो 60 से 8 क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, 7 to 8 क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन में ये पूछा है डायरेक्टली कि जैसे न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, ठीक है, इसका चैलेंजेस क्या है इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में, ठीक है। जैसे टेक एग्जांपल ये क्वेश्चन को पढ़िए, डिस्क्राइब द वेरियस प्रॉब्लम ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इन इंडिया, ठीक है, ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि व्हाट इज द न्यूक्लियर एनर्जी, कैन द न्यूक्लियर पावर प्लांट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन एनर्जी क्राइसिस, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसी प्रकार का बहुत सारे क्वेश्चन ये आए हैं कि इंडिया का जो 3 प्रोग्राम है, जो इंडिया का प्रोग्राम है 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। यानी कि उस पर्सपेक्टिव में देखा जाए कि न्यूक्लियर एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज के टाइम में देखा जाए तो रिसेंटली न्यूज़ में भी था कि प्रेजेंट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर रही है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट को बहुत सारे स्टेट में और भी लगाया जाए इन ऑर्डर टू मीट दी जो हमारा क्लाइमेट चेंज का टारगेट है कि 2070 तक हमें कार्बन न्यूट्रल बनना है, ठीक है। तो उस पर्सपेक्टिव में ये देखा जाए ये ऐसा मतलब एक रिन्यूएबल एनर्जी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इस पर 7 to 8 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो उसी के पर्सपेक्टिव में चलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी थीम है, मान के चलिए क्वेश्चन आया कि प्रॉब्लम ऑफ न्यूक्लियर पावर इन इंडिया क्या है, ठीक है। तो यानी कि सिंपल सी बात है कि न्यूक्लियर एनर्जी पर किस टाइप का क्वेश्चन बन रहे हैं। बेस्ड ऑन द PYQ मैंने एक ऑब्जर्व किया कि इंडिया का पूछ रहे हैं कि 3 स्टेज प्रोग्राम क्या है, ठीक है। नंबर 1 पूछ रहा है कि जो प्रॉब्लम है न्यूक्लियर प्लांट्स को लेकर ये क्या है, क्या ये एनर्जी सिक्योरिटी को मीट कर सकता है, ठीक है। तीसरा ये प्रोग्राम है, ठीक है, और इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये सारा चीज़ बेस्ट जो भी अभी इस लेक्चर में हम लोग लेंगे वो PYQ का क्रक्स का ही है, ठीक है। यदि मान के चलिए इसमें सारा चीज़ कवर होगा कि टेक एग्जाम्पल इंडिया का 3rd स्टेज प्रोग्राम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, चैलेंजेस क्या है, वेट फॉरवर्ड क्या है, एंड देखा जाए तो कैसे एनर्जी सिक्योरिटी को मीट करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि यदि मान के चलिए क्वेश्चन आ जाता है 70 BPSC में या 71 BPSC में क्वेश्चन आ जाता है कि न्यूक्लियर एनर्जी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका इंट्रोडक्शन आप क्या दीजिएगा, ठीक है। तो उसका इंट्रोडक्शन अगेन जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग किए थे, तो पहले सोचिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन 2-3 कॉन्टेक्स्ट में बनेगा। एक तो करेंट के कॉन्टेक्स्ट में कि कोई चीज़ यदि आप जान रहे हो कि प्रेजेंट गवर्नमेंट का, आप ये इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि प्रेजेंट गवर्नमेंट इज ट्राइंग फोकसिंग मोर ऑन द न्यूक्लियर एनर्जी इन ऑर्डर टू मीट द नेट जीरो इमिशन टारगेट बाय 2070, ठीक है। ऐसे भी डाल सकते हैं या ऐसे भी डाल सकते हैं कि जो इंडिया का टारगेट है नेट जीरो इमिशन का टू मीट बाय 2070, इसमें न्यूक्लियर एनर्जी का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ये एक इंट्रोडक्शन हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि स्टैटिक पर ही फोकस कर लें, ठीक है। इसमें क्या है कि सिंपल सी बात है, जो न्यूक्लियर एनर्जी होता है, ठीक है, तो ये नथिंग बट इज आउटकम ऑफ द न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, उसी प्रिंसिपल पर काम करता है। क्लियर है। न्यूक्लियर फिजन बेसिकली होता क्या है कि मान के चलिए ये आइटम है, ठीक है, इसका ब्रेक डाउन करने से एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। तो आप ऐसा इसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर इज ए क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। सिंपल इंट्रोडक्शन, क्लियर है। तो ये भी कोई भी मतलब आप कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसको दे सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब थोड़ा सा बेसिक और हमें समझना होगा कि टेक एग्जाम्पल हम लोग आखिर न्यूक्लियर पर क्यों फोकस कर रहे हैं। हमारे पास अभी तो सोलर है, ठीक है, विंड है, कोल बेस्ड है, एंड फाइनली न्यूक्लियर। ये रहा न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी। तो देखा जाए तो प्रेजेंट टाइम में अभी हमें क्या करना, 2070 तक हमें टारगेट मीट करना है नेट जीरो का। तो हमारे को कोल का जितने भी अभी प्रेजेंट टाइम में तो कोल का मतलब 49% ऑफ अप्रॉक्सीमेटली एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया का मीट होता है, ठीक है। इसको हमें रिड्यूस करना है और इसको इंक्रीज करना है। इसको इंक्रीज करना, सोलर को भी इंक्रीज करना है और विंड को भी इंक्रीज करना है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि सोलर एंड विंड जो है, ठीक है, मान के चलिए नाइट टाइम में इसका इशू हो जाता है, कंटिन्यूस आप एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकते। विंड का भी सर्टन प्रॉब्लम है, ठीक है।
तो इन ऑर्डर टू मीट द कंटिन्यूटी, ठीक है, एंड सस्टेनेबल एनर्जी सप्लाई, हमारे को ज़्यादा एम्फेसिस किया जा रहा है न्यूक्लियर पर, ठीक है। एट प्रेजेंट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो अभी जो इंडिया का पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ कि हम लोग न्यूक्लियर से कितना एनर्जी निकाल रहे हैं, तो वो 4th पोजीशन पर है। यानी कि मान के चलिए ये एक ग्राफ लेते हैं और इसका ये वाला पार्ट, यानी कि ओनली 2.5% ऑफ एनर्जी जो है इंडिया का वो न्यूक्लियर से आता है, ठीक है। क्लियर है, न्यूक्लियर एनर्जी याद रखिएगा, ये आप आंसर राइटिंग में भी आप वहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। एक अलग प्रेजेंटेशन आपको देगा। एंड ग्लोबल में देखा जाए तो ये ग्लोबल का मैप है, तो टोटल एनर्जी कितना न्यूक्लियर एनर्जी से लिया जा रहा है, तो 10%, ठीक है। क्लियर है, चलिए तो आगे मूव ऑन करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है, ठीक है, वो क्या है बेसिकली। तो बेसिकली देखा जाए कि इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्लांट है, ठीक है, इससे मेजर फोकस यही किया गया है कि जो इंडिया का है न्यूक्लियर एनर्जी को हमारे को सस्टेन करना है, हमारे को सेल्फ उसमें सस्टेन करना है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि 3 स्टेज का प्रोग्राम क्या है। तो पहला स्टेज में देखा गया तो फर्स्ट स्टेज का एम बेसिकली ये रहा, तो इस्टेब्लिश द डोमेस्टिक न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्री, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो फ्यूल जो होता है वो यूरेनियम होता है, ठीक है। क्लियर है। और पहला वाला स्टेज को कौन सा नाम से जानते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर को, तो प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर, ठीक है। दूसरे स्टेज में क्या है, तो दूसरे स्टेज का पॉइंट है कि इसका ऑब्जेक्टिव ये रहा कि डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर साइकिल, ठीक है। और इसमें प्लूटोनियम का यूज़ होता है और इसका नाम है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है। आगे चल के मैं डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। एंड थर्ड स्टेज का क्या ना कि कंप्लीट एनर्जी इंडिपेंडेंट, ठीक है, थ्रू द डोमेस्टिक थोरियम रिसोर्स। एंड इसमें फ्यूल यूज होता है थोरियम, एंड इसको बोलते हैं एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर, ठीक है। अब आपको फोकस यहाँ करना होगा थोरियम पर, ठीक है, प्लूटोनियम पर एंड यूरेनियम पर, ठीक है। अब हमारे को एक बात ध्यान में रखना होगा कि आखिर 3 स्टेज है, ठीक है, ये एक स्टेज क्यों नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि जो हमारे को यूरेनियम यूज होता है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेशन में, तो इंडिया के पास मात्र 2% का ही रिजर्व है, ठीक है। किसका है, तो यूरेनियम का है। क्लियर है। बट देखा जाए तो थोरियम का रिजर्व हमारे पास 25% है, ठीक है। ये हमारा प्यारा भारत हुआ। तो देखा जाए तो जो भी कोस्टल एरिया है, ठीक है, यहाँ थोरियम पाया जाता है, ठीक है। तो थोरियम का 25% हमारे पास है। तो जब थोरियम को भी एक न्यूक्लियर मटेरियल कंसिडर किया जाता है, जब हमारे पास थोरियम ज़्यादा है तो हमारे को ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना होगा जो कि थोरियम की यूज़ करे। नहीं तो क्या होगा कि यदि हमारे पास जब न्यूक्लियर की कमी है तो हमें बाहर से मंगाना पड़ेगा, ठीक है। मान के चलिए हमें ऑस्ट्रेलिया से डील आउट कर रहे हैं या यूएसए से कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ से हमें बार बार इंपोर्ट करना होगा, तो हम लोग कहीं ना कहीं एनर्जी सिक्योरिटी के लिए उन पर रिलाई करेंगे। क्लियर है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में हमें तो मालूम हो गया कि फर्स्ट स्टेज में फ्यूल क्या लग रहा है, तो फ्यूल तो उसमें तो यूरेनियम लग रहा है, ठीक है। फर्स्ट वाला को क्या बोलते हैं, तो प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर, ठीक है। इसमें देखा जाए तो नेचुरल यूरेनियम लगता है, जो कि यूरेनियम का जो आइसोटोप होता है वो 238। क्लियर है। और इसमें क्या होता है कि बेसिकली देखा जाए तो जैसे मान के चलिए कि यूरेनियम 238 यूज़ हुआ, ठीक है, तो ये क्या क्या देगा, ये तो एक एनर्जी देगा। सिंपल से बात है, हम लोग एनर्जी के लिए ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। एनर्जी के अलावा और क्या देगा, तो ये प्लूटोनियम देगा, ठीक है, प्लूटोनियम 239, ठीक है। ये आगे चल के सेकेंड स्टेज में यूज़ होगा, याद कीजिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है। तो फर्स्ट वाले का नाम क्या है, फर्स्ट स्टेज का, तो हेवी प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर, ठीक है, यूरेनियम 238 यूज़ होता है और क्या क्या देता है, एनर्जी है प्लूटोनियम 239, ठीक है। आगे सेकेंड स्टेज पे देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसका नाम है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है, ब्रीडर रिएक्टर, यानी कि ये इसमें क्या यूज़ हम लोग कर रहे हैं, तो प्लूटोनियम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। और इसमें क्या होगा, अगेन एनर्जी आएगा, और जो भी प्लूटोनियम मान के चलिए कि हम एग्जांपल के लिए 100 यूनिट डाल रहे हैं, तो ये ना इससे कहीं ज़्यादा एनर्जी और प्लूटोनियम जनरेट करेगा अपार्ट फ्रॉम एनर्जी। यानी कि देखा जाए प्लूटोनियम कितना और जनरेट होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली मैं मान के चलूँ कि 120 यूनिट यूज़ हुआ, एग्जाम्पल के लिए, एग्जैक्टली नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कि जितना हम फ्यूल डाल रहे हैं उससे ज़्यादा हमारे को प्रोड्यूस हो रहा है अपार्ट फ्रॉम द एनर्जी। और इसके अलावा क्या होगा, यूरेनियम 233 भी इसमें होगा, ठीक है। क्लियर है, ये सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज पर आते हैं। तो थर्ड स्टेज में क्या है कि हमारे पास थोरियम का रिजर्व है, कितना है, तो 25% है। थर्ड वाले में क्या है कि
जी इसको बोलते हैं कि एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर। इसमें क्या है कि हमारे को मेजर फोकस यही किया गया कि जो भी हमारे रिजर्व है, ठीक है, थोरियम का, उसको यूज़ करना है। क्लियर है? तो इसमें क्या होगा, प्लूटोनियम 239 के अलावा थोरियम को कंबाइन किया जाएगा, ठीक है, थोरियम 232। ये अब क्या देगा, तो ये एनर्जी देगा, और एनर्जी के अलावा ये और क्या देगा, तो यूरेनियम 233 देगा। क्लियर है? तो ये हमारा थर्ड स्टेज का इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम हुआ। ठीक है, आपको क्लियर हुआ? तो डायरेक्टली भी पूछ सकता है, क्योंकि 4 क्वेश्चन तो ऑन द बेस एग्जैक्टली यही पूछा है कि इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या, बताइए। तो आपको बेसिकली मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट वाले को क्या है, तो प्रेशराइज हेवी वाटर, इसमें क्या कौन सा यूज़ हो रहा है, फीवर, तो यूरेनियम 238। क्लियर है? सेकंड में प्लूटोनियम यूज़ हो रहा है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, तो इसमें और ज़्यादा प्लूटोनियम प्रोड्यूस होगा। थर्ड में थोरियम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो हम लोग 4 क्वेश्चन को टैकल कर चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं कि टेक एग्जाम्पल, आखिर हम लोग क्यों फोकस कर रहे हैं कि व्हाट आर द एडवांटेज। कुछ तो एडवांटेज होगा, तभी तो हम लोग फोकस कर रहे हैं कि न्यूक्लियर पर, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सोचिए पहले, ठीक है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आएगा, और जब तक सोचिएगा नहीं तब तक कुछ मतलब आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि एनर्जी को, हमारे को जो न्यूक्लियर एनर्जी, इसका कुछ एडवांटेज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी एनर्जी का क्या एडवांटेज होता है कि हमारे पास एनर्जी हो और वो एडिक्वेट हो। ठीक है, क्लियर है? दूसरा क्या है कि एफोर्डेबल इन नेचर हो। ठीक है, क्लियर है? और तीसरा ये हमारे पर फोकस करना होगा कि एक होता है ना कि हमारे ज़्यादा रिलायंस अदर कंट्री पे नहीं हो, मतलब इंपोर्ट पे नहीं हो, यही एक रीज़न है। और ऊपर से एक इन्वायरमेंट का फैक्टर भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जो इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम है उसका एडवांटेज क्या है। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहले तो ये देखिए, पहला पॉइंट एनर्जी सिक्योरिटी, सोवरेनिटी की बात कर रहा है। ठीक है, सोवरेनिटी मतलब जो भी, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग बहुत सारे जैसे ऑयल हो गया, ठीक है, गैस हो गया, ये इसके इंपोर्ट के लिए बाहर वाले देशों पर हम लोग आश्रित हैं। ठीक है, तो हमारे को यदि न्यूक्लियर एनर्जी हम लोग डेवलप कर लेते हैं और हम लोग खुद ही पावर जनरेट करते हैं, तो डोंट यू फील दैट कि हम लोग अपने आप पर ही आश्रित हैं एनर्जी के प्रोड्यूशन में। ठीक है, तो इससे हमारे को एनर्जी सोवरेनिटी मिलेगी। ठीक है, दूसरा ये कि डिकार्बनाइज द पावर सेक्टर। बेसिकली देखा जाए तो न्यूक्लियर को कंसीडर किया जाता है कि क्लीन एनर्जी का एक सोर्स है। ठीक है, अभी वर्तमान में देखा जाए तो हमारे पास कोल पावर प्लांट से हम लोग पावर जनरेट करते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जो कार्बन फुटप्रिंट हो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, तो ये कट डाउन करेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो मैंने ऊपर ही बताया था कि जैसे सर्टन रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर हो गया, विंड हो गया, उनका कुछ लिमिटेशन है, देखिए वो कंटिन्यूस नहीं है, तो इसको फुलफिल करेगा। क्लियर है? और चौथा है कि चीपर टू ऑपरेट। ठीक है, मतलब देखा जाए तो एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, दो इसका ऑपरेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मगर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ज़्यादा है, ऑपरेशन कॉस्ट इसका बहुत कम है। ठीक है, क्लियर है? और रिलायबल एंड कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू द सोलर एंड विंड। ठीक है, क्लियर है? एंड इसमें क्या है कि हाई एनर्जी डेंसिटी है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हाई एनर्जी डेंसिटी। एंड आप रिसोर्स बेस को देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास थोरियम है इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यदि हम लोग यूज़ नहीं करेंगे तो फाइनली यदि अपने लिए नहीं यूज़ करेंगे तो हमारे को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और वो एक रॉ मटेरियल के लिए यूज़ होगा एंड विल नॉट गेट मच प्रॉफिट एज कम्पेयर टू द यूजिंग इन द न्यूक्लियर पावर। तो ये हमारे पास एडवांटेज रहा। ठीक है, तो अभी जैसे कितना पॉइंट होगा, 6 पॉइंट होगा। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे को एनर्जी सिक्योरिटी मिल जाएगी। ठीक है, किस प्रकार एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगी कि हम अब दूसरे देश से इंपोर्ट थोड़ा कम कर देंगे, राइट, नंबर 1। दूसरा ये कि ये क्लीन एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, तीसरा ये है कि देखा जाए तो जो लिमिटेशन है रिन्यूएबल एनर्जी का, जैसे सोलर हो गया, इन लोग को एड्रेस कर लेगा। चौथा पॉइंट ये है कि देखा जाए तो चीपर ऑपरेशन कॉस्ट है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली पूछ लेगा कि व्हाट आर द चैलेंज, एक ऊपर वाला क्वेश्चन में था। तो सिंपल सा बात है, न्यूक्लियर प्लांट को बैठाने के लिए, जब सेटअप करने के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा कैपिटल मतलब इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो इसका एक बड़ा सा चैलेंज है कि कैपिटल इंटेंसिव है। ठीक है, क्लियर है? दूसरा देखा जाए तो
सेफ्टी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है। जैसे टेक एग्जाम्पल फुकुशिमा में जो कांड हो गया था, ठीक है, तो उसके लेकर अभी भी एक परसेप्शन बना हुआ है लोगों के माइंड में कि ये एक डिसास्टर में कन्वर्ट कभी भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि सफिशिएंट इंस्टॉलेशन कैपेसिटी, ठीक है। एक होता है ना कि बहुत सारा इंस्टॉल तो हो रहा है, बट एक होता है ना कि उसका एग्जैक्टली फुल पोटेंशियल पर यूज़ नहीं हो पा रहा है। जैसे आप कुडनकुलम पावर प्लांट का मतलब ले सकते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। न्यूक्लियर लाइबिलिटी, देखिए अभी भी क्या है ना कि दो हमारे पास 3 स्टेज का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है, मगर अभी भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस नंबर 1 पर ही कर रहे हैं। उसके लिए हमारे को यूरेनियम को इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। जब भी कोई भी न्यूक्लियर डील होता है तो उसमें ना एक प्रिकॉशन लिया जाता है। चौथा ये कि जो हर्डल क्रिएट किया जाता है कि जैसे इंडिया इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, ठीक है, एंड NPT, ये चैलेंजेस हैं, क्लियर है। अपार्ट फ्रॉम और भी मतलब जनरल कंसर्न क्या हो सकते हैं कि देखा जाए तो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया, न्यूक्लियर वेस्ट हो गया, ठीक है, कि न्यूक्लियर वेस्ट को कहाँ डिस्पोज किया जाए, ठीक है। एक और प्रॉब्लम आ सकता है कि पॉलिफ्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, कि बहुत सारे को डाउट लगता है कि यार ये लोग सही में न्यूक्लियर को सिविलियन पर्पस के लिए ही यूज़ कर रहे हैं ना, नॉट लाइक ईरान की उनको मतलब मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिक परसेप्शन एक पॉइंट है, क्लियर है। तो ये आपको याद रखना होगा कि पॉलिफ्रेशन ऑफ न्यूक्लियर, ठीक है, फॉर द वेपन। तो ये सारा चैलेंजेस हुए, क्लियर है। तो और आगे चल के वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं चैलेंजेस के लिए। एक जैसे फॉर एग्जांपल एक ट्रिक मैं बताता हूँ कि आपको यदि क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर द चैलेंजेस और व्हाट आर द चैलेंजेस इन एडॉप्टेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, तो आपको सिंपल से याद रखना है, न्यूक्लियर ही लिख दीजिएगा, न्यूक्लियर लिमिट्स, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं एन से। तो न्यूक्लियर में क्या आता है, न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट एक बड़ा चैलेंज है, ठीक है, क्लियर, न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा यूरेनियम सप्लाई, क्योंकि हम लोग बाहर वाले देश पे डिपेंडेंट, क्योंकि इंडिया के पास तो 2% का रिजर्व है, ठीक है। फिर कॉस्ट, मतलब देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ठीक है, देखा जाए। और सो सी हो गए एल से, तो देखा जाए लीगलाइज एंड रेगुलेशन हर्डल्स हैं, ठीक है, रेगुलेटरी हर्डल्स है, ठीक है, क्लियर है। इससे देखा जाए तो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत जैसे वो एग्जाम्पल फुकुशिमा का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद ये से देखा जाए तो एंटी न्यूक्लियर सेंटीमेंट, ये भी तो बड़ा चैलेंज है ना। जैसे आप वो याद कर सकते हैं कि जब तमिलनाडु में प्रोटेस्ट हो रहा था अगेंस्ट द कुंडमकुलम पावर प्लांट, क्लियर है। एंड आर से रेडिएशन रिस्क, ठीक है, क्लियर हुआ। तो देखिए कितना पॉइंट हो गया, 1 2 3, सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5 6 7 ऑन द पॉइंट आप पॉइंट जनरेट कर लिए, ठीक है, कि ये सारा चैलेंजेस है। यदि क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन ऑर्डर टू मीट द एनर्जी सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर, तो ये 6 पॉइंट आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट, यूरेनियम सप्लाई, इन्वेस्टमेंट कैपिटल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, एंटी न्यूक्लियर सेंटीमेंट एंड रेडिएशन रिस्क, क्लियर है। तो चलिए आगे देखते हैं अब इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो हम लोग ये देख लें इंडिया का न्यूक्लियर 3 स्टेज प्रोग्राम देख लिए, चैलेंजेस देख लिए, ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है ये सब भी देख लें। अब आगे चैलेंजेस के बाद देखते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ठीक है। तो वे फॉरवर्ड में देखा जाए कि अभी आजकल देखा जाए कि आप जब भी न्यूज़पेपर देखिएगा तो कहीं ना कहीं उस पर बात किया जा रहा है, स्पेशली आप हिंदू का एडिटोरियल देखिएगा तो उसमें बात किया जा रहा है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में, ठीक है। तो इसका एडवांटेज एक अलग है, ठीक है, देखा जाए तो ये इंडिजिनियस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये इसको कहीं भी मतलब जो भी स्मॉल साइट पर लगाया जा सकता है, इसके लिए बड़ा सा एरिया की जरूरत नहीं होगा, ठीक है, सेफ है, इकोनॉमिकल है, ठीक है, एडोप्टेबल है, ठीक है। तो आपको इस पर फोकस करना होगा कि ये एक वे फॉरवर्ड हो सकता है, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि एक्सपेंशन ऑफ इंडिजीनियस जो प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर है इसको मतलब हमें एक्सपेंड करने की जरूरत है, ठीक है। और इंडिया का जो पुश है, ठीक है, जैसे टेक एग्जांपल 3 स्टेज है हमारा प्रोग्राम, बट हम लोग कहीं ना कहीं अभी भी 1 स्टेज पर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम 2 और 3 जब तक यूटिलाइज नहीं करेंगे तब तक थोरियन रिजर्व का हम यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, तो हमें इस पर फोकस करना होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे कंट्री टेक एग्जाम्पल फ्रांस, जर्मनी,
चाइना, मतलब वो कहीं ना कहीं वो लोग काम कर रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न टेक्नोलॉजी पर, ठीक है। जैसे प्रेजेंट न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है वो फ्यूज़न पर काम कर रहा है, ठीक है। मगर बहुत सारे देश इस फ्यूज़न टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहे हैं। तो ये एक वे फॉरवर्ड हो सकता है, क्योंकि जब फ्यूज़न को हम लोग जब एनर्जी को हार्नेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी मतलब प्राप्त होगा, जो कि पूरे इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कि सेफ्टी को लेकर एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको हमारे को फोकस रखना होगा कि जो भी स्किल वहाँ ऑपरेटर हैं उनके पास एक एडिक्वेट स्किल हो, ठीक है, एंड इंश्योरिंग द रेगुलेटरी ऑटोनॉमी, ठीक है। तो इतना ये वे फॉरवर्ड हुआ हमारा, क्लियर है। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं तो क्या क्या हम लोग देखें। तो इंडिया का सबसे पहले देखें कि 3 पावर स्टेज का ये प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद हम लोग एडवांटेज इसका समझें कि क्या क्या एडवांटेज, सोचिए मन में कि क्या क्या एडवांटेज है। तो क्लीन एनर्जी हो गया, ठीक है, चीपर एनर्जी हो गया, ठीक है, अफोर्डेबल इन नेचर हो गया, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, तो एनर्जी सोवरेनिटी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसका चैलेंजेस क्या हो सकता है, मैंने आपको ट्रिक बताया कैसे। तो न्यूक्लियर याद कीजिए, न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, नीचे बताया। यूरेनियम सप्लाई, इन्वेस्टमेंट कैपिटल, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, एंटी न्यूक्लियर सेंटिमेंट, ठीक है। और आपका देखा जाए तो वे फॉरवर्ड क्या क्या हो सकता है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पर फोकस कीजिए, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ इंडिजीनियस हेवी प्रेशर वाटर रिएक्टर, ठीक है। फिर थर्ड स्टेज पर फोकस कीजिए, क्लियर है। तो ये रहा हमारा न्यूक्लियर का पूरा, देखा जाए तो ऑलमोस्ट एक ही छोटा सा लेक्चर में आपका पूरा न्यूक्लियर कंप्लीट कर गया, और वो सारे क्वेश्चन को एड्रेस किया गया जो कि 7 से 8 क्वेश्चन में न्यूक्लियर पर बार बार क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये सिंपल सा आप देखिए, ठीक है। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल ऊपर दिया हुआ लिंक ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से ये पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको अटैच कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो आप एक क्वेश्चन उठाइए प्रीवियस ईयर का, और उसको आंसर करने की कोशिश कीजिए बेस्ड ऑन दिस। इससे क्या होगा ना कि आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो जाएगा। जैसे कल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी खत्म हो गया, उसी प्रकार कल नैनो टेक्नोलॉजी खत्म है, आज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी खत्म है, कल बायो टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगा। तो प्लीज़ आप ना लिखिए, जब तक लिखिएगा नहीं ना तब तक केवल लेक्चर देखकर मार्क नहीं उठा पाइएगा, ठीक है। तो प्लीज़ नोट डाउन, रिवीजन करने के लिए एक पेज का नोट बना लीजिए और इसको लिखिए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आप नैनो टेक्नोलॉजी का नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप वो देख लीजिएगा। एंड कोई और भी लेक्चर आपको चाहिए होगा, मतलब या तो एसे का, और आपको लग रहा होगा कि किसी एक एरिया में मुझे वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ टेल मी। अकॉर्डिंगली मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके, करेंट का लिंकेजेस करके फिर मैं आपको एक लेक्चर ले लूँगा, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।